Hello students and welcome back again in your geography class. Students, yesterday we have studied about the types of crops and then after that we completed the difference between the traditional farming and the modern farming. Okay students, now today our topic is the development in agriculture in our country India. Okay students, now we are going to understand how the developments occurs in the agriculture in our country India. Okay students, now you see in the book Agriculture Development and the Green Revolution. Agriculture development refers to the method used and measures taken to increase agriculture production. It is an important step in ensuring the food security of a country, especially in developing countries with rising populations. Agricultural development aims to address the issue of low yield crops due to the diseases, pests, lack of irrigation and poor quality seeds. Its aim to get maximum output from a piece of land in a sustainable manner and improve the quality of the produce. Okay student, now we are going to understand how the developments occurs in our agriculture in our country India. Students, as you know that our country is a vast country. हमारी कंट्री बहुत बड़ी एक कंट्री है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. कल हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. उसमें हम लोगों ने कवर किया था फूड क्रॉप्स, जिसमें हमने समझा था कि फूड क्रॉप्स में जो हमारी क्रॉप्स आती हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, लीजेम्स हो गए, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हमारी फूड क्रॉप्स में आती हैं. अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डे बाय डे हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लोग बढ़ रहे हैं. जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. डिमांड मींस लोगों को खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, क्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी. और अगर ये क्रॉप्स हमारे खेतों में उतने ज्यादा ना हो पाए जितनी लोगों की डिमांड है तो हमारे यहाँ के लोगों को खाने को नहीं मिलेगा और वो भूखे रह जाएंगे. तो इसलिए भी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने के लिए जिसको उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम रखा फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया बेटा कि जो हमारे देश का हर एक व्यक्ति को खाना मिले, फूड मिले, वो भूखा ना रहे. इसके लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा उपज करनी है. तो ज्यादा से ज्यादा उपज करने के लिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी को देना है, उन्हें अच्छे सीड्स को देना है जिससे कि वो सीड्स को बोए, बहुत ज्यादा उनको फसलें मिले, बहुत ज्यादा उनको उपज मिले. उसके बाद से मेडिसिन चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए. तो इन सब चीजों का अब डेवलपमेंट होना है. जैसे कल हम लोगों ने एक टॉपिक और कवर किया था, वो टॉपिक हमारा क्या था? ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग. ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम देख रहे हैं कि एक आदमी दो बैलों को लेकर खेत को जोत रहा है. वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है लेकिन वो कम खेतों की जोताई कर पाता है, प्लोइंग कर पाता है. लेकिन अगर आज की डेट में हम लोग देखें, नाउ वी हैव द ट्रैक्टर्स एंड ट्रैक्टर कवर्स इन वेरी लो पीरियड. ट्रैक्टर कवर्स अ लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. जो ट्रैक्टर होता है वो कम समय में बहुत ज्यादा लैंड्स की प्लोइंग कर देता है जिससे कि किसानों के पास समय भी बहुत ज्यादा बचता है. फिर हमने देखा इरिगेशन में पहले हम लोग हाथों से पानी डालते थे. नाउ वी हैव द मैनी टेक्निक्स. अब हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्निक्स है पानी की सिंचाई के लिए. फिर उस तरीके से हमने देखा नाउ वी हैव द केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल खाद भी है जिससे कि हम अपने खेतों में डाल के उपज को बढ़ा सकते हैं. तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा, इसको समझना है. तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या, अब हम देखते हैं. The Green Revolution was the important step towards the agriculture development. The Green Revolution refers to a series of reforms that were introduced in agriculture between 1930s to 1970s, which resulted in the dramatic increase in food production. It was movement led by a scientist, the Norman Borlaug, who introduced the strain of wheat which was the disease resistant and high yielding. This movement involving using a package of practice meant by the replaced traditional method of agriculture. It was adopted many developing nations including India,
The Green Revolution revolutionized India agriculture, which in 1960s barely managed to produce enough food to feed the nation. Okay, now just we are going to discuss about the steps. What are the steps taken by the government to improve the condition of agriculture in our country India? Okay, अब हमें गवर्नमेंट के स्टेप्स को समझना है। तो सबसे पहली चीज कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया वो लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मींस हरित क्रांति। मतलब इसमें अब गवर्नमेंट का फोकस किस पे था? अनाजों की उपज पे था। उन्होंने किसानों पे ध्यान देना शुरू किया। उसके लिए जैसे अगर हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हमने देखा एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में ये 1965 में एम स्वामीनाथन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ये पहली बार हमारे कंट्री के नदर्न पार्ट में यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इन रीजन्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और पहली बार जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो ये बेसिकली किसको फोकस कर रहा था? वीट को, गेहूं को फोकस कर रहा था। तो इसमें देखा गया जो बीज लाए गए वो कम बीज डालने पर भी बहुत ज्यादा उपज उनसे मिलनी शुरू हो गई। वो क्या थे? बीमारियों से मुक्त थे। उनके अंदर, उन बीजों के अंदर कोई बीमारी, आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग सीडलिंग करते हैं तो कुछ पेड़ जमते हैं, कुछ पेड़ नहीं जमते। लेकिन अब जो हाइब्रिड सीड्स आ रहे थे उनको सारे नियर अबाउट 99% उनका जर्मिनेशन था और उससे उपज भी उनको बहुत ज्यादा मिलने लगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को समझना है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ द फर्स्ट, द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हाई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, significant use of irrigation, increased use of electricity on farms, multiple cropping. This means two or two more crops could be grown on a field, a single growing season, thereby allowing optimum use of the land. Okay student, now we are going to understand about the key features of the green revolution. सबसे पहले जो उसका important key feature था, high yielding means hybrid seeds का introduction हुआ। अब हाइब्रिड सीड्स क्या है बेटा? हाइब्रिड सीड्स वो सीड्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 2 दाने गेहूं के डालते हैं तो 2 दाने से कम 50 और 100 गेहूं के दाने हमारे फसल में तैयार हो जाते हैं। मतलब कि कम सीड्स में और बहुत ज्यादा उपज। वो हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं? डिजीज फ्री होते हैं, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है और वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट था, अब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूज हो रहा था। मशीन्स का यूज होने का मतलब जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या, व्हाट इज द वर्क ऑफ द ट्रैक्टर? टू प्लोइंग द एग्रीकल्चरल फील्ड। नाउ नेक्स्ट, द कंबाइंड मशीन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंबाइंड मशीन? फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, वो फसलों की कटाई के लिए इस्तेमाल होने लगा। नाउ द इरिगेशन, इन द इरिगेशन एरिया, नाउ वी हैव द सेवरल टाइप्स ऑफ मशीन्स फॉर इरिगेट आवर एग्रीकल्चरल फील्ड। नाउ देन आफ्टर दैट द हाई यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना, जैसे आपने बच्चों गांव में जाते होंगे तो नाम सुना होगा, जैसे आपने यूरिया, जिसको हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं, नत्रजन, वो यूज होता है। फिर डाई यूज होता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिनको खेतों में डालने से हम अच्छी उपज को ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट द पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या हो गया? इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या हो गया? बेटा एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज, द इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स 2 तरह की मेडिसिन यूज होती है। पेस्टिसाइड्स बेसिकली वो यूज होती है, जैसे हमने गेहूं खेतों में बो दिया, अब गेहूं के अलावा भी कुछ घास, कुछ खर, कुछ इस तरीके से अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जो कि पोषक तत्वों को गेहूं से चुराना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जिससे कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो उसमें जल जाते हैं, सूख जाते हैं और खाली हमारा गेहूं का प्लांट बचता है। जितने भी हम लोग न्यूट्रिशंस गेहूं को देते हैं वो सारे गेहूं को लग जाते हैं। उसी तरह इंसेक्टिसाइड्स हो गया, जो मक्खियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं, जो पत्तों को खा लेते हैं, फलों को खा लेते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स के यूज से वो हमारे कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं और वो पत्ते और फलों को नहीं खा पाते। नेक्स्ट,
द इरिगेशन पर्पस। अब हम लोग बात करते हैं इरिगेशन के लिए। इरिगेशन बेटा आपको पता होगा, बिना पानी के हम कोई भी चीज नहीं कर सकते खेती में। जैसे आप घर में भी एक प्लांट लगाते हैं तो उसको रोज पानी देते हैं, अगर पानी नहीं देंगे तो प्लांट सूख जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए प्लांट को पानी देना बहुत जरूरी है। तो नाउ विदाउट इरिगेशन वी कैन नॉट डू द एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ वर्क। इसलिए अब आप देखेंगे गांव-गांव में हर जगह पे अब कैनाल सिस्टम जा रहा है, जो रिवर से कनेक्ट कर दी जाती है और गांव-गांव में कैनाल को भेज दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंपिंग सेट, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स। अब पंपिंग सेट का भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स का भी यूज हो रहा है। बहुत सारे मतलब अब हमारे पास मीन्स है इरिगेशन के लिए। पहले क्या था, पहले जो फार्मर्स थे वो खाली क्या होते थे, रेन पर डिपेंड होते थे। अगर बारिश हुई तो उनके खेतों में पानी मिला, बारिश अगर नहीं हुई तो उनकी फसलें सूख जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर बारिश नहीं होती है तो नाउ वी हैव द आर्टिफिशियल थिंग्स फॉर इरिगेट आवर एग्रीकल्चरल फील्ड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिसिटी। खेती के लिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी हमारे पास मशीन्स हैं जिनका जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आया मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का मतलब ये होता है बेटा कि एक साथ अब हम लोग दो दो तीन तीन फसलों को उगा रहे हैं। मतलब एक ही खेत है, उसमें दो फसलें हमने बो दी हैं, एक साथ वो ग्रो कर रही हैं और उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो दीज आर द main key features of the green revolution. Now the next point that we are going to understand the benefits of the green revolution. अब green revolution के introduction से हमें benefits क्या मिले? There was a huge increase in agriculture output. There was increased efficiency in the agriculture practice. More efficient use of land also meant that the fewer forests needed to clear the agriculture. Multiple cropping brought production costs down. This turned the lower the price of food crops. Okay, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी गेट व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अब ऐसे बेनिफिट्स की हम लोग बात करते हैं जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बाद हमें मिलना शुरू हुआ। तो अब वो क्या थे उसको हम लोग समझ लेते। पहली चीज क्या हुई कि देयर वॉज a increase in agriculture output. अब क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो फसलों का उत्पादन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। पहले जो बहुत कम हुआ करता था अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हमारे पास एफिशिएंट मतलब कि बहुत ढेर सारी क्रॉप सरप्लस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, अब ज्यादा से ज्यादा जब फसलों का उत्पादन होने लगा तो प्राइस भी अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जो भी चीज बेटा कम होगी मार्केट में उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जो भी चीज बहुत ज्यादा मार्केट में होगी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और हर व्यक्ति को अब फूड के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब सबको लगभग खाना मिल रहा था। Now next, the demerits of the green revolution. High use of fertilizers and the pesticides polluted the soil and the groundwater. Heavy use of chemical fertilizers over a long period of a time led depletion of the soil's natural fertility. Many of new farming methods were expensive and benefit only the rich farmers. The use of machines in farmer replaced human labor, thereby causing an increase in unemployment. The new farming methods also used for water and electricity. Intensive irrigation led to the waterlogging and increasing the soil salinity in the places, resulting in sour fall yield. Okay, अब हम लोग बात करते हैं demerits. अब अगर किसी चीज की अच्छाई है तो उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं। अगर कोई चीज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब पहला क्या डीमेरिट हुआ कि जो हम लोग बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे उससे क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ने लगा। कहां पॉल्यूशन बढ़ने लगा, सॉइल में पॉल्यूशन बढ़ने लगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बहुत ज्यादा कोई चीज पर केमिकल का यूज करेंगे तो हमारे शरीर के लिए भी नुकसान है। अब इसलिए आप देखते होंगे बहुत जगह पे अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है जहां पे केमिकल्स का यूज नहीं होता, जहां पे नेचुरल थिंग्स को ही इस्तेमाल करके उनसे खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है,
अब बहुत ज्यादा नेक्स्ट पॉइंट बताता है अबाउट द सॉइल फर्टिलिटी. नाउ ड्यू टू द यूजिंग ऑफ more and more chemical fertilizers and insecticides and the pesticides, now the soil losing their natural fertility. बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने से और इन सारी चीजों को यूज करने से सॉइल अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को खोती जा रही, मतलब जो उसकी प्राकृतिक, जो उसकी अपनी उपज की क्षमता थी वो खोती जा रही है. फिर उसके बाद मैनी फार्मर्स, अब जैसे जो अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब जो मशीन्स का यूज हुआ बेटा, अब बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सारी मशीन्स को खरीद सके. ये खाली रिच फार्मर्स के ही बस की बात है जो ये सारी मशीन्स को खरीद सकते हैं. तो जो गरीब है तो वो तो इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए ना, वो तो जहां के थे तहां रह गए, लेकिन जो अमीर थे वो इनका इस्तेमाल कर गए. ये भी एक ड्रॉबैक है. फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसने अनएम्प्लॉयमेंट ला दिया. अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ला दिया? अब आप देखें कि जो काम पहले इंसान करते थे, हम लोग करते थे, अब उस काम को मशीन करने लगी. तो जब मशीन करने लगी तो वो तो आदमी बैठा रह गया. अब उसको कोई नौकरी नहीं देगा, कोई उसको बुलाएगा नहीं, कोई उससे काम नहीं कराएगा. जब कोई उसको नौकरी नहीं देगा, कोई उसको अपने पास काम के लिए नहीं बुलाएगा, तो कोई उसको पैसे क्यों देगा? तो जब उसके पास पैसे नहीं मिलेंगे तो ये एक बेरोजगारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द यूज ऑफ मोर इलेक्ट्रिसिटी. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बिजली का भी खर्च लगेगा. तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? ड्रॉबैक हो गई. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर द ड्रॉबैक और डिमेरिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, next point that we are going to understand about the agriculture in India. Okay, अब इसको समझने के लिए मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि अगर हम लोग अपने इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि जब हमारा कंट्री ने फ्रीडम आजाद हुआ, फ्री हुआ ब्रिटिश रूल से, तो ईयर था 1947. अगर उस पीरियड को हम लोग टैली करें तो उस समय हमारे यहाँ द कंडीशंस ऑफ द फार्मर इज नॉट गुड. हमारे यहाँ जो फार्मर्स की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, काफी वो वीक थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास अच्छे भी सीड्स नहीं थे, काफी उनके सामने तो उपज भी कम हो रही थी और लोगों के पास खाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं हो पा रहा था. फिर गवर्नमेंट ने इसके बाद से इस पे स्टेप उठाया और इस पे वर्क करना शुरू किया कि नहीं, हमारे कंट्री में भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. धीरे धीरे गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद से आपने देखा कि 1965 में हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च होने के बाद से फार्मर्स के अंदर बूस्टअप हुआ. उन्होंने बूम, मतलब बूम मीन्स क्या हो गया? अचानक से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया. जब प्रोडक्शन बढ़ गया लोगों तक सारी चीजें पहुंचती रही. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू, all of you see all the videos of this chapter and do the exercise A, B and C in book. Okay, thank you.